हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। आज की हम क्लास का अध्ययन करने से पहले हम अपनी कल की क्लास के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कल हमने आहड़ सभ्यता और गिलुड़ सभ्यता के बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा की थी और आज की जो क्लास है उसमें भी हम बनास संस्कृति से संबंधित कुछ स्थल शेष रह गए हैं, जैसे मुख्य रूप से बागोर माना जाता है उसके बारे में, और इसके अलावा गणेश्वर सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, ईसवाल सभ्यता, बालाथल सभ्यता, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बालाथल सभ्यता के बारे में दो बातें मैंने कल ही बता दी थी कि वहाँ पर क्या प्राप्त हुए थे, जैसे 11 कमरों का एक भवन प्राप्त हुआ था और इसके अलावा यहाँ पर ताम्र के उपकरण भी प्राप्त हुए थे और उन्हें तांबे को गलाने वाली भट्टियाँ भी प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। और जो हमारी डेली की क्लास है, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो या राजस्थान जीके से संबंधित हो, उसकी जो PDF है हैंड नोट्स की, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसका जो लिंक है वो YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो है बागोर की सभ्यता, कि यह बागोर की सभ्यता कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, इसकी क्या विशेषता है और यहाँ पर उत्खनन किन्होंने किया था। पहली बात तो यही है कि बागोर सभ्यता वो बनास संस्कृति से संबंधित है। क्यों है? क्योंकि ये बनास की सहायक नदी कोठारी के किनारे स्थित है और यहाँ पर उत्खनन कार्य है वो 1967 में VN मिश्र के द्वारा किया गया था। बागोर सभ्यता से हमें प्रस्तर काल, लोहे युग और ताम्र युग, तीनों युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से हमें प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल सभ्यता कौन सा है? जो हमने प्रारंभ की, जो हमारी पहली क्लास थी उस पर हमने चर्चा किया था कि प्रागैतिहासिक वो काल है इतिहास का जिसमें हमें लिखे हुए साक्ष्य मिले थे और जिन्हें हम आसानी से पढ़ सके। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। लघु पाषाण उपकरण, बड़ी संख्या में यहाँ से हमें लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं और जो किस बात का प्रतीत है कि यहाँ के जो निवासी है वो आखेट करते थे। अब लघु पाषाण उपकरण में कोई भी प्रकार का, जैसे मछली पकड़ के कांटे हो सकते हैं या छुरी हो सकती है या कोई ऐसी नुकीले पत्थर को ऐसे नुकीले रूप में बनाया जा सकता है जिससे हमें आखेट कर सके या पशु पक्षियों का शिकार कर सके। ठीक है, यहाँ से जो तांबे का उपकरण मिला है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है छेद वाली सुई। छेद वाली सुई देखी है आपने, जो हम कभी ब्लड डोनेट करते हैं तो उसमें देखो आगे एक छेद लिखा होता है ना, या फिर हम किसी प्रकार की जो ऊन की कढ़ाई करते हैं उसमें भी आगे छेद लिखा होता है। जैसे हम एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो वो आते थे ना कढ़ाई कराने वाले सिकाई, या फिर कागज़ के पेपर से काट कर कुछ अलग अलग तरह के डिजाइन या बनाकर दिखाते थे। उनके पास भी एक सुआ होता था जिससे हम कि ऊन से हम किस प्रकार से हम छपाई कर सकते हैं, तो उसमें भी आगे एक छिद्र होता था। ठीक है, उसके अवशेष यहाँ से बागोर सभ्यता से मिले हैं। इसके अलावा बागोर सभ्यता से हमें कृषि एवं पशुपालन के भी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बागोर सभ्यता से हमें मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का जो लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ये काल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें काल से संबंधित ही प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि उसमें हम तथ्य में दिया जा सकता है कि मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए थे, प्रागैतिहासिक काल सभ्यता के
अवशेष प्राप्त हुए थे बागोर से। यह बनास संस्कृति से संबंधित है। यह वर्तमान में जालौर जिले में स्थित है। इनमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है? तो यह सभ्यता कहाँ पर है? बागोर जो सभ्यता है वो भीलवाड़ा में है, जालौर में नहीं है। ठीक है, बागोर सभ्यता के बारे में एक बार वापिस हम चर्चा कर लेते हैं कि यह सभ्यता बनास की सहायक नदी कोठारी के किनारे स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति से संबंधित कहा जा सकता है। यहाँ पर V.N. मिश्र के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था। यहाँ पर प्रस्तर काल, लोहे काल और ताम्र काल तीनों कालों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रस्तर काल में मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं और जो प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के भी यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर तांबे में जो उपकरण मिला है वो छेद वाली सुई प्राप्त हुई है। चलिए आगे चलते हैं। बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। और उदयपुर में यह सभ्यता उदयपुर की तहसील वल्लभ नगर के ऊंठाला गांव में, किस गांव में? ऊंठाला गांव में, ऊंठाला गांव में स्थित है। और ये भी बनास संस्कृति से संबंधित है क्योंकि ये बनास की सहायक नदी कटार के किनारे स्थित है। किसके किनारे? कटार के किनारे स्थित है। और आहड़ सभ्यता जितनी भी थी वो ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो यहाँ से भी हम ताम्र पाषाण काल सभ्यता के अवशेष मिलते हैं जो इसे हड़प्पा सभ्यता से जुड़ रहे होने का प्रतीत या प्रमाण देते हैं। बालाथल सभ्यता के बारे में एक बात और वापिस हम चर्चा करते हैं कि बालाथल सभ्यता कहाँ पर स्थित है। बालाथल सभ्यता उदयपुर के वल्लभ नगर के ऊंठाला गांव में स्थित है और ये बनास की सहायक नदी कटार के किनारे स्थित है। और तीसरी विशेषता इसकी यह होगी ये कि ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि बनास संस्कृति से संबंधित सभ्यता स्थल कौन कौन से हैं। तो उनमें है ओजियाना गांव। ओजियाना जो ब्यावर अजमेर में स्थित है। इसके अलावा पचमता जो राजसमंद में है। ये पचमता है, इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो क्योंकि आज तक परीक्षाओं में ये पूछा नहीं गया और हम उन्हीं प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो बार बार परीक्षाओं में आ रहे हैं। लेकिन उन प्रश्नों को हम छोड़ रहे हैं या उन तथ्यों को हम छोड़ रहे हैं जो परीक्षा के नहीं आ रहे हैं और एग्जामिनर उन्हीं ही तथ्यों को उठा रहा है। ठीक है, तो पचमता कहाँ पर है? राजसमंद में। जाडोल भगवानपुरा उदयपुर में। रोजदी, ये रोजदी जो गुजरात में स्थित है वो भी इस बनास संस्कृति से संबंधित है। इसके अलावा नागदा, नवदा टोली, एरन, कायथा तथा कायथा तथा गुजरात कच्छ तक इस सभ्यता का प्रसार है। आहड़ सभ्यता से संबंधित है बनास संस्कृति से। इसके अलावा एक सभ्यता है बरोर सभ्यता। बरोर सभ्यता जो गंगानगर जिले में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ये बरोर सभ्यता यहाँ पर देने का कारण था क्या था कि आरपीएससी का जो भी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसके जो फर्स्ट पार्ट का जो जीके का प्रश्न पेपर था उसमें ये प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा स्थल बनास संस्कृति से संबंधित नहीं था। उसमें से 3 थे और ये चौथा ऑप्शन यही था बरोर। और बरोर सभ्यता कहाँ पर है? गंगानगर में स्थित है और ये बनास संस्कृति से संबंधित नहीं है। इसके अलावा पिंड और अलोद ये भी 2 ऑप्शन थे। ये जो उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे स्थित है। और आहड़ सभ्यता की एक विशेषता मैंने पहले ही बता चुकी है कि ये स्थल कौन से हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता के स्थल हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता के बारे में हम एक बार पुनः चर्चा करते हैं कि ये सभ्यता कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के वल्लभ नगर के ऊंठाला गांव में। ठीक है, और ये सभ्यता बनास नदी की सहायक कटार नदी के किनारे स्थित है। और ये सभ्यता आहड़ और बनास संस्कृति से संबंधित है, इसलिए ये सभ्यता भी ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है। इसके अलावा आहड़ सभ्यता या बनास संस्कृति से संबंधित जो सभ्यता स्थल है वो है ओजियाना, पचमता, जाडोल भगवानपुरा, रोजदी, नागदा, नवदा टोली, एरन, कायथा तथा गुजरात के कच्छ तक इसका विस्तार है। यहाँ पर गुतरात है, इसे जय कर लेना, गलती से हो गया। और बरोर सभ्यता स्थल है वो गंगानगर में स्थित है। पिंड एवं अलोद है वो भी उदयपुर में स्थित है और ये भी बनास संस्कृति से संबंधित स्थल है। और आहड़ सभ्यता से जो भी स्थल मिले हैं वो ताम्रयुगीन सभ्यता के
प्रमाण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और आगे है हमारी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी बातों का ध्यान कर लेते हैं कि गणेश्वर सभ्यता जो ताम्रयुगीन सभ्यता है उसमें सबसे पुरानी है, इसलिए इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता पॉइंट नंबर 2, ये नीम का थाना सीकर में स्थित है। कांतली नदी के उद्गम स्थल पर ये स्थित है। और यहाँ से जो तांबे था वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या कालीबंगा तक भी भेजा जाता था। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ताम्र उपकरण भी मिले हैं। चलिए चर्चा करते हैं गणेश्वर सभ्यता। ये सभ्यता नीम का थाना सीकर, कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर में कांतली नदी के किनारे स्थित ताम्रयुगीन सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में स्थित कांतली नदी के किनारे ताम्रयुगीन सभ्यता है। इस स्थल की तिथि है वो 2800 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। ठीक है, और ये ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्राचीन होने के कारण, ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्राचीन होने के कारण इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से तांबा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था और इसके अलावा कालीबंगा को भी भेजते थे। यहाँ से अत्यधिक तांबे के उपकरण मिले हैं, जैसे आयुध, तीर, भाला, सुई, मछली पकड़ने के कांटे आदि प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण व पात्रों में 99% तांबे का उपयोग किया गया है, यानी कि मिलावटी नहीं है। लगभग 100% मान लो प्योर रूप तांबे से वो बने हुए थे। इसके अलावा यहाँ से मिट्टी के बर्तन बने हैं जो क्रिप्स वर्णी मर्द पात्र है, जो काले और नीले रंग के हैं। कौन से? यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं वो क्रिप्स वर्णी हैं, जो काले और नीले रंग के हैं। हमने आहड़ और कालीबंगा सभ्यता में कौन से बटे थे? लाल और काले बर्तन बटे थे, और यहाँ पर काले और नीले रंग के बर्तन हैं। यहाँ के लोग एक स्थान पर बस्ती बनाकर रहते थे, जिसका प्रमाण यहाँ वहाँ के मकान मिले हैं कि यहाँ पर जो लोग थे वो एक स्थान पर बस्ती बनाकर, या वो ऐसा बोले थे मोहल्ले में रहते थे, क्योंकि यहाँ पर जो मकान के अवशेष मिले हैं वो एक दूसरे के पास पास मिले हैं, एक समूह के रूप में मिले हैं। और इसके अलावा यहाँ के जो मकानों की विशेषता है वो ईंटों से बनाए हुए ना होकर के किससे बने हुए थे? पत्थरों से बने हुए थे। किससे बने हुए थे? पत्थरों से बने हुए थे। ठीक है, ये थी हमारी गणेश्वर सभ्यता। एक बार वापस इस पर चर्चा करते हैं कि गणेश्वर सभ्यता जो नीम का थाना सीकर में स्थित है, कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसका जो काल निर्धारण है वो 2800 ईसा पूर्व किया गया था। इसके अलावा ये सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्राचीन होने के कारण इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। यहाँ से तांबा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा विभिन्न स्थलों पर भेजा जाता था। यहाँ से तांबे के विभिन्न प्रकार के आयुध, तीर, उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के जो मर्द भांड है वो क्रिप्स वर्णी है, जिसका अर्थ है कि वो काले और नीले रंग के थे। यहाँ पर जो बस्तियाँ थे, लोग थे, वो समूह में घर बनाकर रहते थे, जिसका प्रमाण यहाँ पर जो मकान बने हुए थे पास पास में उससे मिलता है। और इसके अलावा यहाँ के जो मकान थे वो ईंटों से न बनकर बल्कि पत्थरों से बने हुए थे। ठीक है, ये थी हमारी गणेश्वर सभ्यता। आगे हम चर्चा करते हैं भीनमाल सभ्यता के बारे में। भीनमाल सभ्यता किस जिले में स्थित है? जालोर में। यहाँ पर उत्खनन आर.सी. अग्रवाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? आर.सी. अग्रवाल के द्वारा किया गया था। भीनमाल का एक अन्य नाम भी मिलता है श्रीमाल। भीनमाल का एक अन्य नाम मिलता है श्रीमाल। और यहाँ से एक रोमन एम्पुरा तथा यूनानी सुराही भी मिली थी। भीनमाल सभ्यता किस जिले में स्थित है? जालोर में। उत्खनन कार्य आर.सी. अग्रवाल द्वारा। और यहाँ से क्या चीज मिले थे? रोमन एम्पोरा और यूनानी सुराही। इसके अलावा यहाँ पर 7वीं सदी में जो महान चीनी यात्री हुए हवेनसांग या बोले तो युआन चुआंग, वो भी आए थे। और इनके बारे में क्या है वो हम पढ़ते हैं। हवेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में बताया था कि भीनमाल
प्रदेश की राजधानी थी। गुजराता यानी कि ये जो मारवाड़ है उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि जो अवेंसा आया था ना, वह भीनमाल को गुजराता प्रदेश की राजधानी मानता था। इसके अलावा भीनमाल से संबंधित है महाकवि माघ, जिन्होंने शिशुपाल वध की रचना की थी। इसके अलावा यहाँ पर ब्रह्मगुप्त नामक विद्वान भी हुए हैं, जिन्हें स्फुट ब्रह्म सिद्धांत नामक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना की थी, जिसमें तत्कालीन जो भीनमाल के जो राजवंश हैं चावड़ा वंश, उनके बारे में लिखा हुआ है। और उनमें जो राजा था चावड़ा वंश का, उस समय समकालीन राजा था, उसका नाम था व्याघ्र मुख। इसके अलावा भीनमाल पर किन किन शासकों का आधिपत्य रहा है उसके बारे में है। परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बार हम पढ़ लेते हैं इसमें कि भीनमाल पर पहले चावड़ा, प्रतिहार, रघुवंशी, परमार तथा चौहानों का आधिपत्य भी रहा था। इसके अलावा भीनमाल से हमें एक प्राचीन सूर्य मंदिर भी मिला है, जिसे स्थानीय बोलचाल में जगमडेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जगमडेरा कहा जाता है। इसके अलावा जेम्स कैंपबेल ने यहाँ पर उत्खनन किया था, तब उन्हें तालाब से कुबेर की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। और भीनमाल से हमें जैन मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर भी मिले हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भीनमाल की सभ्यता के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो यही है कि भीनमाल सभ्यता नंबर 1 किस जिले में है? जालोर में। उत्खनन कार्य रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर रोमन एम्पोरा तथा यूनानी सुराही भी प्राप्त हुई है। और 7वीं शताब्दी में अवेंसा यहाँ आया था और उसने इसे गुजराता प्रदेश की राजधानी माना है। महाकवि माघ यहीं से संबंधित है और जिन्हें शिशुपाल वध नामक काव्य रचना की है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया था ब्रह्मगुप्त के द्वारा, ये इम्पोर्टेंट है और बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ईसवाल सभ्यता कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ये प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है और यहाँ से लोहे उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि ईसवाल सभ्यता है वो लोहे कालीन सभ्यता है। अब इसमें उदयपुर दिया है, आपको पता है कि ये उदयपुर है, तो इसे ताम्रयुगीन सभ्यता मत कर देना। ये कौन सी सभ्यता है? इसे ताम्रयुगीन सभ्यता मत नहीं करना है, बल्कि यह एक लोहे युगीन सभ्यता। कौन सी है? लोहे युगीन सभ्यता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। और आगे हमारी सभ्यता है नोह सभ्यता जो कि लोहे कालीन सभ्यता है और ये कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में ये सभ्यता यमुना की सहायक नदी रूपारेल के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर है? यमुना की सहायक नदी है रूपारेल, उसके किनारे स्थित है। और ये स्थल क्या है? दोआब क्षेत्र है। दोआब क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर बाढ़ का प्रभाव बहुत स्पष्ट मिला है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियां अत्यधिक प्रवाहित होती है, जिसके कारण यहाँ पर दोआब शब्द का अर्थ होता है कि दो नदियों के बीच का भूभाग। और जब दो नदियां पास में बहती है तो वहाँ पर बाढ़ की संभावना बनी रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से भी कपिस्वर्णी मर्दपात्र बने थे। जैसे कि हमने गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं, उसी प्रकार के कपिस्वर्णी मर्दपात्र मिले हैं जो कि काले और लाल रंग के थे। गणेश्वर में जो सभ्यता में जो बर्तन मिले वो काले और नीले रंग के थे, लेकिन यहाँ जो कपिस्वर्णी मर्दपात्र बने हैं वो काले और लाल रंग के थे। और ऐसे और काले और लाल मर्दपात्र हमें आहड़ से भी मिले थे। कहाँ से मिले थे? आहड़ से भी प्राप्त हुए हैं। परंतु इनमें अंतर क्या है कि आहड़ के मर्दपात्र सफेद रंग से चित्रित थे, परंतु यहाँ के मर्दपात्र चित्रित नहीं थे। एक ऐसा ही अंतर हमने गिलोड सभ्यता के बारे में देखा था कि आहड़ और गिलोड से जो मर्दपात्र मिले वो समान है, लेकिन गिलोड के मर्दपात्रों में प्रकृति के दृश्य भी है, जबकि आहड़ सभ्यता के जो मर्दपात्र थे उसमें ऐसे सीधे ज्यामितीय डिजाइन ही बने हुए थे। और ठीक है, और नोह सभ्यता से जो लाल और काले रंग के मर्दपात्र मिले हैं उसमें क्या है? सफेद रंग के चित्रित नहीं किए गए हैं, और जबकि आहड़ सभ्यता से मिले मर्दपात्र पर सफेद रंग से चित्रित ज्यामितीय डिजाइन बने हुए थे। इसके अलावा यहाँ के उत्खनन से मिट्टी का प्रकोटा भी प्राप्त हुआ है।
यह सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता के बाद लोहे युगीन सभ्यता का प्रादुर्भाव का प्रमाण है। नोह सभ्यता है ना, वो कौन सी सभ्यता है? एक लोहे कालीन है। और ये जो नोह है उस बात का प्रतीक है कि यह ताम्र युगीन सभ्यता का अंत हो गया है और अब लोहे युगीन सभ्यता का प्रारंभ हो गया है। और नोह सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ के निवासी लोहे के प्रयोग से परिचित थे। इसी कारण इस सभ्यता को लोहे कालीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, एक बार वापस चर्चा करते हैं नोह सभ्यता के बारे में। नोह सभ्यता यमुना की सहायक नदी रूपा रेल के तट पर स्थित है। नंबर 2, यह सभ्यता स्थल दोआब संस्कृति है। यहाँ पर बाढ़ की आने की संभावना रहती है। इसके अलावा यहाँ पर कपिसवर्णी मृद पात्र मिले हैं जो नोह और जोरपुर ये दोनों ही पास पास में स्थित स्थल है भरतपुर में, जो लोहे कालीन सभ्यता के प्रमाण है। यहाँ के जो लाल और काले मृद पात्र मिले हैं वो आहड़ सभ्यता से अलग हैं। आहड़ सभ्यता में सफेद रंग की क्या होते, ज्यामितीय डिजाइन बने होते, परंतु नोह सभ्यता में किसी भी प्रकार का ज्यामितीय डिजाइन नहीं बना था। यहाँ से हमें मिट्टी के ईंटों का एक प्रकोटा भी मिला है। यहाँ से नोह सभ्यता में ताम्र युगीन सभ्यता के अंत होने और लोह युगीन सभ्यता के प्रारंभ होने का भी प्रमाण है, यानी कि एक ये कड़ी की तरह है। ठीक है, और नोह सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे। चलिए आगे चलते हैं। सुनारी सभ्यता, ये भी एक लोहे कालीन सभ्यता है जो कि कांतली नदी के किस किनारे पर स्थित है? दाहिने किनारे पर। और जो गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी के उद्गम स्थल पर है और वो सीकर में थी। और सुनारी सभ्यता कहाँ पर है? झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू में स्थित है। ठीक है, यहाँ की खुदाई से हमें ऐसे से लोहे बनाने और लोहे के उपकरण बनाने की भट्टियाँ, यानी कि 2 प्रकार की भट्टियाँ मिली है। एक तो वो होती है जिसे हम खनन करते हैं, खनन से हम सीधा प्योर रूप में लोहा नहीं प्राप्त करते बल्कि उसे ऐसे के रूप में प्राप्त करते हैं। फिर उसे लोहा बनाया जाता है और फिर उस लोहे से हमें विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाते हैं। तो इस सभ्यता से 2 प्रकार की लोहे बनाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई है। वे 2 कौन सी हैं? पहली भट्टी जिसमें खुली दमन भट्टी है, जिससे उपलों के द्वारा ऐसे से लोहा बनाया जाता है। उपलों यानी कि जो गाय का गोबर होता है उसे सुखाकर थेपड़ी बनती है ना, उसे उपले कहा गया है। उनसे ऐसे से हमें लोहा बनाया जाता है। पहली भट्टी तो इस प्रकार की थी और जो दूसरी भट्टी थी वो किस प्रकार की थी? दूसरी भट्टी में क्या होता था कि लोहे की भट्टी से लोहे के उपकरण बनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से एक लोहे का कटोरा या प्याला भी मिला है। इस सभ्यता के बारे में ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें कौन कौन सी है इस पर मैं एक बार पुनः बता देता हूँ। इसमें नंबर 1 कि सुनारी सभ्यता कौन सी सभ्यता है? तो सुनारी सभ्यता एक लोहे कालीन सभ्यता है। ठीक है, मेन बात यही है। इसके अलावा ये किस नदी के किनारे है? कांतली। किस जिले में? झुंझुनू। यहाँ से ऐसे से लोहा और लोहे से उपकरण बनाने की 2 प्रकार की भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम रंगमहल सभ्यता के बारे में। रंगमहल सभ्यता जो कि कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले के सुरतगढ़ तहसील सुरतगढ़ के बारे में आपने सुना ही होगा। उससे 5 किलोमीटर बाहर की ओर है स्थित है। यहाँ पर उत्खनन कार्य 1952 से 54 में एक स्वीडिश दल ने किया था। किसने किया था? एक स्वीडिश दल आया था 1952 से 54 के बीच में, उसने किया था। और रंगमहल की सभ्यता से हमें इसे कई बार यानी कि 3 से 4 बार इसे बसने और उजड़ने की जानकारी मिलती है, क्योंकि इसमें जैसे जैसे हम खुदाई करते गए तो हमें अलग अलग संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, जिससे ये उत्खननकर्ता ने अनुमान लगाया था कि यह 3 से 4 बार ये बसी है और उजड़ी है। रंगमहल है जो आज भी अपनी शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर शिल्प कला में मिट्टी की मूर्तियाँ तथा मिट्टी के बर्तन भी पर्याप्त रूप से मिले हैं, जिसके कारण ये अपनी एक अलग ही महत्वपूर्ण छाप रखता है। ठीक है, रंगमहल की शिल्प कला में मिट्टी की मूर्तियाँ बहुत अधिक प्रसिद्ध है। जो मिट्टी के बर्तन लाल और गुलाबी रंग के साथ मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से 105 तांबे की मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। रंगमहल से हमें अनेक मंदिरों के भी अवशेष मिले हैं
और मूर्तियां ताकों में रखी होती है। ताकों का मतलब समझते हैं, जैसे पुराने घर होते थे ना, उसमें एक छोटा सा आड़ा रखा जाता था, अपनी भाषा में बोले आड़ा, और उसमें एक थान बनाया जाता था। तो उन्हीं ताकों को आड़ा कहा जाता था। और पूजा हेतु घंटियां भी प्राप्त रूप से मिली है। इसके अलावा यहाँ से एक मातृदेवी और शिव की आराधना की लोकप्रियता का भी पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर मातृदेवी और शिव जी की एक प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। और रंग महल से शिव जी के अजैकवाद स्वरूप की भी एक दुर्लभ प्रतिमा प्राप्त हुई है। चलिए एक बार वापस अध्ययन करते हैं रंगमहल सभ्यता के बारे में। तो रंगमहल सभ्यता के बारे में क्या बात है, ये सभ्यता सूरतगढ़ में स्थित है। यहाँ पर उत्खनन कार्य 1952 से 54 के बीच में स्वीडिश दल ने किया था। और यहाँ पर उत्खनन से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर जो बस्ती है वो 3 से 4 बार उजड़ी और बसाई गई थी। रंगमहल अपनी शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। रंगमहल से हमें 105 तांबे की मुद्राएं मिली थी। रंगमहल से हमें मंदिरों के भी अवशेष मिले हैं। इसके अलावा मातृदेवी, देवी शक्ति और शिव की भी प्रतिमा मिली है, और शिव की उसमें अजैकवाद का स्वरूप भी देखने को मिला है। अच्छा, एक बात ध्यान में रख लेना कि यह जो सभ्यता स्थल है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित नहीं है, ठीक है, क्योंकि घग्गर नदी रंगमहल की तरफ से नहीं जाती, वो सूरतगढ़, अनूपगढ़, सूरतगढ़ से होकर जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जोधपुरा सभ्यता, ये भी एक कौन सी सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। नाम से प्रतीत होता है जोधपुरा, लेकिन इसे जोधपुर में मत कर देना। ये कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। यहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, और यहाँ से भी कपि सुवर्णी मर्द पात्र मिले, जो नोहे भरतपुर से मिले और गणेश्वर से भी मिले हैं। कबड़ा जुमाव मिला है। यहाँ के चित्रित स्लेटी रंग के पात्र प्रमुख विशेषता है। चित्रित स्लेटी पात्र बोले तो पेंटिंग ग्रे वेयर PWG के मर्द पात्र भी यहाँ से मिले हैं। और जोधपुरा की ताम्रयुगीन सभ्यता पर सेंधु सभ्यता का भी प्रभाव है। जोधपुरा सभ्यता के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जोधपुरा सभ्यता नंबर 1 ये जयपुर में स्थित है। नंबर 2 बात, यहाँ से कपि सुवर्णी मर्द पात्र मिले हैं, जो क्या है, चित्रित स्लेटी रंग के थे। और यहाँ पर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। इन चित्रित स्लेटी रंग को शॉर्टकट में हम यूं भी लिख सकते हैं, मैं लिखता हूं पेंटिंग ग्रे वेयर PGW के नाम से भी इन मर्द पात्रों को जाना जाता है। और इस प्रकार के जो मर्द पात्र हैं वो हमें और कहाँ से मिलेंगे, विराट सभ्यता से भी प्राप्त होंगे। और उसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कैसी लगी आपको क्लास, और इसमें जो कमियां हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को शेयर करना, ताकि आपके जो भी दोस्त हैं वो भी इन क्लासों का अध्ययन कर सकें। और इन क्लासों में मैं आपको पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसमें आपके सामने कोई भी प्रकार की कहानियाँ बनाकर नहीं रखी जाएगी, और न ही इसमें मजाक करवाया जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तथ्य है वही आपके सामने रखे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मजाक तो ज़िंदगी वैसे ही बनी हुई है, तो और ज़्यादा नहीं बनानी है हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है। मजाक के लिए ज़िंदगी पूरी पड़ी है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।